फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 4 करेंगे। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। लेकिन इसका एक शर्त है, आपको वीडियो कम से कम 2 बार देखना होगा। ठीक है, हमको उम्मीद है आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से देखे होंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसको अच्छे से समझाने का फिर से प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है, और इस हम लोग का अंतिम ही वीडियो बनेगा इस पॉलिटी का। चलिए तो हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए, पहले का क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता को लेकर। देखिए, तो संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। संघीय शासन व्यवस्था के तहत सरकार की 2 स्तर होती है। कितने स्तर होते हैं फ्रेंड? सरकार की 2 स्तर होती है। एक होती है लोक मतलब केंद्र सरकार, और जिसमें केंद्र सरकार काम करती है, और दूसरी राज्य सरकार, जिसमें राज्य सरकार। जैसे केंद्र सरकार मतलब पूरे देश का हो गया, केंद्र सरकार मतलब पूरे देश का हो गया, और राज्य सरकार मतलब सिर्फ राज्य का। ठीक है, चलिए तो इसको आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या दे रहा है। 2 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं फ्रेंड? 2 स्तर होते हैं। जैसे में केंद्र सरकार पर केंद्र सरकार काम करती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार काम करती है। ठीक है, जैसे देखो, इस संघीय व्यवस्था के विशेषता है, दोनों प्रकार की सरकार एक ही नागरिकों पर शासन करते हैं। कैसे नागरिकों पर? एक ही नागरिकों, मतलब कहने का मतलब हुआ केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी एक ही नागरिकों पर शासन करती है। जैसे मान लीजिए आप बिहार राज्य में रहते हैं। क्या आप बिहार राज्य में रहते हैं? तो आपके ऊपर नीतीश कुमार भी शासन करेंगे और मोदी जी भी शासन करेंगे। इसी का मतलब होता है एक ही नागरिकों पर समूह पर शासन चलाती है, वो केंद्र हो या राज्य हो। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। संघ सरकार को शक्ति अधिक प्राप्त होती है। जो संघ सरकार, जो केंद्र सरकार होती है, उसको शक्ति अधिक प्राप्त होती है। भारतीय संविधान में शासन के सभी विषयों को 3 सूची में बांटा गया। कितने सूची में बांटा गया है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। भारतीय संविधान के शासन को कितने सूची में बांटा गया है? तो 3 सूची में। कौन सी कितने सूची में? 3 सूची में। पहले का पे है संघ सूची, फर्स्ट पे है संघ सूची, दूसरी का पे है राज्य सूची, और थर्ड नंबर पे है समवर्ती सूची। कॉन्फिडेंट समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखिए, तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें मिलकर, दोनों सरकार की सहमति से कानून बनती है, जिसे समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो संघ सूची, इसमें संघ सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, जिसे संघ सूची बोलेंगे। जिसमें संघ सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा, उसे संघ सूची बोलेंगे। राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? राज्य सूची। ठीक है, और समवर्ती सूची को हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, एक मिनट, हाँ, अब आते हैं हम लोग समवर्ती सूची पे। इसमें संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। आपसे 2 नंबर में पूछेगा समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार मिलकर एक नया कानून बनाती है, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ अपवाद, मतलब कुछ देखिए यहाँ पे। संकट के समय राज्य सरकार की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है फ्रेंड? संकट के समय, मतलब मान लीजिए आपातकाल लगाना हुआ, या आतंकवादी ने इंडिया पर कभी हमला कर दिया, मान लेते हैं आतंकवादियों ने कभी इंडिया पर हमला कर दिया, तो उस समय अगर आपातकाल की स्थिति हुआ, तो उस समय जो भी शक्तियाँ होगी वो किसके पास चले जाएगा? केंद्र सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ चली जाएगी। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है संकट के समय राज्य सरकार की सारी शक्तियाँ किसके पास चली जा रही है? केंद्र सरकार पर चली जा रही है। और देखिए इसमें कुछ नोट है, इसको आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, बोल रहा है अवशिष्ट सूची पर केंद्र सरकारी कानून, जब मतलब अगर ऐसा स्थिति होगा तो इस पर सिर्फ केंद्र सरकारी कानून बना सकती है, जिसमें इसमें यहाँ पे सिर्फ संघ सूची का ही अधिक महत्व मिलता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है।
आगे वाला क्वेश्चन है फ्रेंड, सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? अगर इसको पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में नहीं पूछ सकता है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकार को प्रदान कर देती है, जिसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटाना स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जाता है। ठीक है, देखिए अब पहले अब आप लोग इसका मतलब समझिए। मतलब क्या बोल रहा है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें अपनी शक्तियों में से कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकार को दे देती है, इसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखने वाला कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आपको याद क्या रखना है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को कुछ शक्तियों को स्थानीय सरकार को प्रदान कर देते हैं, जिसे सत्ता के विकेंद्रीकरण कहते हैं। मान लीजिए केंद्र और राज्य सरकार कुछ शक्तियाँ किसके दे दी, स्थानीय सरकार, मतलब सरपंच, आप लोग जानते होंगे सरपंच, मुखिया, इन लोगों को कुछ शक्तियाँ देते हैं। अगर कोई ज़्यादा बवाल होता है, मतलब गांव में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो किससे सुलझाया जाता है, पंचायत से। किससे सुलझाया जाता है, पंचायत से सुलझाया जाता है। तो मतलब इसी तरह इसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो मतलब नीचे वाले जो भी काम करते हैं उनको बोलते हैं स्थानीय सरकार। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाती है? इसको हम लोग अब अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की अहम भूमिका है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक स्थान पर केंद्रित हो जाए तो वह भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बार और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की अहम भूमिका है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है तो वह भ्रष्ट हो जाता है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए, इसका क्या महत्व है, तो राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करता है। सत्ता की साझेदारी है जो क्या करता है, राजनीतिक व्यवस्था को क्या करता है, मजबूत करता है। देखिए यहाँ पे आपको एक और सवाल बन सकता है, सत्ता की साझेदारी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा तो आपका 2 नंबर खोज मिल जाएगा। सत्ता की साझेदारी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, तो यह मजबूत करता है राजनीतिक व्यवस्था को, लोकतंत्र को भी मजबूत करने का कार्य करता है, अपनी मतभेद को भी दूर करता है और राज्य की जनता को जागरूक करता है। सत्ता की साझेदारी क्या करता है, राज्य की मतलब स्टेट की जो भी नागरिक होते हैं उनको क्या करता है, जागरूक करने का काम कौन करता है, सत्ता की साझेदारी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है, गठबंधन की सरकार में सत्ता साझेदारी में मतलब कौन होते हैं? तो मतलब बोल रहा है गठबंधन का मतलब पहले समझ, गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं? गठबंधन कहने का मतलब हुआ एक या एक से अधिक पार्टी मिलकर एक सरकार की, एक गवर्नमेंट की सरकार की निर्माण करती है, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। यहाँ पे अगर आपसे 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है गठबंधन से आप क्या समझते हैं, तो जब एक या एक से अधिक पार्टी, लिख लीजिए यहाँ पे 1 मिनट, जब एक या एक से अधिक पार्टी मिलकर एक नया सरकार का निर्माण करती है,
उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है, उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसे। गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी कौन कौन होते हैं, इसको देखें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक या एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब आपस में मिलकर सरकार बनाती है, जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत भारत में 1990 के बाद हुआ। गठबंधन की शुरुआत भारत में कब से हुआ, तो 1990 के बाद से मानी जाती है। गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदारी का प्रमुख आधार जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किया जाता है। हमारे देश में संप्रदाय के मतलब अनेक संप्रदाय के, हम एक यहाँ पे लिखेगा अनेक संप्रदाय के, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। उन सभी का मतलब रीति रिवाज सबका क्या क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब आपस में मिलकर एक सरकार का निर्माण करती है, जिसे गठबंधन की सरकार बोला जाता है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक के बाद से मानी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब आधार क्या है, तो जन्म, जाति, भाषा के ये मतलब अपने देश में अनेक संप्रदाय के लोग भी रहते हैं, जिनका रीति रिवाज क्या है, सबका अलग अलग है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं अगले का क्वेश्चन। अगले का क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप बोलिएगा। चलिए, अगले का क्वेश्चन है फ्रेंड हम लोग का, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। क्या बोल रहा है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, यह क्यों जरूरी है, लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। जैसे हम लोग ऊपर देखे थे, सत्ता की साझेदारी के महत्व क्या है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते, ऊपर देख लेते, क्यों जरूरी ये हम लोग नहीं देखे थे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसको अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। तो किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था की सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ऊपर वाला डिफिनेशन लिखिए या ये वाला डिफिनेशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था क्या बोलेंगे, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। देखिए, सामाजिक विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आपसी टकराव, मतभेद को सुलझाने के लिए सत्ता की साझेदारी सत्ता की साझेदारी किया जाता है। तो इसका क्यों जरूरी है, यहाँ पे इसका रीजन पता चल गया, क्यों, व्हाई, क्यों जरूरी है, क्योंकि यह सामाजिक जो भी समाज होते हैं, सामाजिक विभाजन के जो आपसी टकराव होते हैं, क्या करता है, उसको निपटाने का काम कौन करता है, सत्ता की साझेदारी करता है। ठीक है, तो क्योंकि हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, 1 मिनट फ्रेंड। देखिए, सत्ता की साझेदारी होना अति आवश्यक है, इसके 2 तर्क है। क्या तर्क है, इसके 2 तर्क है। अभी जो 2 तर्क है इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, इसमें नहीं। ठीक है, तो इसको आप इतना लिख लीजिएगा तो आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग बोलिएगा, उसको सुधारने का प्रयास। देखिए, अगर पूछेगा तो आपको त्रिकोणीय में पूछ सकता है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 1, 2 और 4 नंबर का सवाल यहाँ से अधिक बनेगा। चलिए, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बिहार में इसका क्या प्रभाव है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बिहार में इसका क्या प्रभाव है। देखिए, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन 1957 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनेगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब हुआ, तो 1957 में। किसके सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया, जिसकी शुरुआत प्रथम बार नेहरू जी के द्वारा किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, नेहरू जी के द्वारा किया गया। 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नरौल जिला में किया गया। पहले का शुरुआत कहाँ किया गया, राजस्थान के नरौल जिला में किया गया, जबकि दूसरी का प्रयोग आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को किया गया। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव सवाल इससे बनेगा, कब त्रिस्तरीय आया, तो 1997।
पहली बार कौन प्रयोग किया? तो नेहरू जी ने कहाँ किया? राजस्थान के नरौल में। कब किया था? 2 अक्टूबर 1969 को। दूसरी का प्रयोग आंध्र प्रदेश में कब? 11 अक्टूबर 1969 को। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% की आरक्षण दिया गया है। तो मतलब आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है 2006 के तहत बिहार के महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो फ्रेंड 50% आरक्षण दिया गया है। इसका गठन 3 स्तर पर किया गया है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। त्रिस्तरीय का मतलब ही क्या हो रहा है? 3 स्तर। त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर पर किया गया है। पहले का पर है ग्राम स्तर, दूसरी का पर है प्रखंड स्तर और तीसरी का पर होगा जिला स्तर। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब एक एक को अच्छे से डिस्कशन करते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे बन सकता है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। कौन होता है फ्रेंड? मुखिया होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जिसका प्रधान मुखिया होता है। यह सबसे निचला सदन होता है, लेकिन यह लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला होता है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। सबसे निचला सदन कौन होता है? तो ग्राम स्तर। लेकिन लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला कौन होता है? तो ग्राम स्तर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है प्रखंड स्तर और जिला स्तर। चलिए तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर किसका? पंचायत समिति का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान प्रमुख या बीडीओ होता है। बीडीओ का फुल फॉर्म होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो प्रखंड स्तर पर प्रमुख या बीडीओ का मतलब गठन होते हैं प्रधान। देखिए बिहार में 5000 की आबादी पर मतदाताओं द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। कितने पर? 5000 की आबादी पर मतदाताओं द्वारा एक सदस्य की निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। यहाँ पे आपका सवाल बनेगा 1 नंबर का। ठीक है, अगर आपको अच्छे से 2 बार इसको आप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं जिला स्तर। क्या होगा स्तर पर? जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, जो सबसे बड़ी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, सबसे बड़ी इकाई जिला स्तर पर। इसका गठन के लिए जिले के 50,000 की आबादी होनी चाहिए। जिला की कम से कम गठन के लिए कितनी आबादी होनी चाहिए? 50,000 की आबादी होनी चाहिए। जिला गठन की कितनी आबादी होनी चाहिए? 50,000 की आबादी होनी चाहिए। चलिए फिर ठीक है फ्रेंड, एक बार और आप लोग देख लीजिए। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे के ऊपर। चलिए तो अगले का क्वेश्चन है हम लोग का, 1 मिनट फ्रेंड, अगले का क्वेश्चन है हम लोग का ग्राम पंचायत के अंग एवं कार्यों को लेकर। ग्राम पंचायत के अंग एवं कार्यों को लेकर। तो देखिए ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या है? निम्नलिखित है। ग्राम रक्षा दल और ग्राम सभा और भी है। देखिए तो हम लोग इस एक एक डिस्कशन अच्छे से करते हैं। तो ग्राम रक्षा दल, इसमें वैसे लोगों के समूह शामिल किए जाते हैं जिसका उम्र 18 से 30 वर्ष होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे कैसे बनेगा? ग्राम रक्षा दल में कितने वर्ष की आयु के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? तो 18 से 30 वर्ष के व्यक्तियों को, तथा उनका स्वास्थ्य बुलंद होना चाहिए। इनका प्रयोग मतलब इनका काम क्या होता है? तो रात में पहरा देना। ठीक है, और कई प्रकार के आपदाओं से भी बचाते हैं। इनका प्रमुख काम क्या होता है? रात में पहरा देना। सुरक्षा दल का ये नेता होता है जिसे दलपति कहा जाता है। सुरक्षा दल के नेता को क्या कहा जाता है? तो दलपति। क्या कहा जाता है फ्रेंड? दलपति। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। तो ग्राम रक्षा दल आपको समझ आया? वैसे लोगों का समूह को शामिल किया जाता है जिसका उम्र 18 से 30 वर्ष का हो, तथा स्वास्थ्य एवं बुलंद होना चाहिए। इसका प्रयोग कार्य रात के मतलब पहरा देना होता है, कई प्रकार के आपदाओं से बचाना होता है। सुरक्षा दल का नेता दलपति होता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, आगे क्या है? आगे हम लोग का फ्रेंड
आगे हम लोग का फ्रेंड ग्राम सभा। क्या फ्रेंड? ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले सभी स्त्री एवं पुरुष जिसका उम्र 18 के ऊपर होता है सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब वोट देने का भी मतलब यही उम्र है। 18 वर्ष का आप अगर हो जाइएगा तो आप वोट दे सकते हैं। तो सभी सदस्य होते हैं। इसकी बैठक मुखिया द्वारा वर्ष में कम से कम 4 बार किया जाता है। ग्राम सभा का बैठक कितने बार किया जाता है? तो 4 बार। किसके द्वारा किया जाता है? तो मुखिया के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य के लिए आपको कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। चलिए तो अब देखते हैं मुखिया। तो ग्राम पंचायत के वयस्क नागरिकों द्वारा मुखिया का चुनाव होता है। यह ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। किसके द्वारा चुनाया जाता है? तो ग्राम पंचायतों के द्वारा। जो सबसे निचला सदन होता है लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला होता है। अब इसके कुछ प्रमुख कार्य है, इसको देख लेते हैं। देखिए तो इसका एक मिनट फ्रेंड, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो अब देखते हैं हम लोग इसको, ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य क्या है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य क्या है? तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए बजट एवं वार्षिक योजना तैयार करना। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए बजट एवं वार्षिक योजना तैयार करना, प्राकृतिक आपदा में सहयोग करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना। इसका प्रमुख कार्य क्या होगा फ्रेंड? देखिए अगर आपसे पूछेगा सिर्फ काम, ग्राम पंचायत का प्रमुख काम क्या है? तो पंचायत क्षेत्रों के विकास के लिए बजट एवं वार्षिक योजना बनाना, प्राकृतिक आपदा में सहयोग करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना। यहाँ पे आपको 2 सवाल बनेगा। कैसे कैसे सवाल बनेगा? एक आपसे सवाल बन सकता है ग्राम, अगर ऐसे पूछेगा, अगर इस तरह पूछ रहा है तो 4 नंबर पूछेगा, ग्राम पंचायत के अंगों का वर्णन करें, तो इस तरह कर दीजिएगा। और पूछेगा ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या है, तो इसको लिख दीजिएगा। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और कल आगे के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और अगले का पार्ट में 5 पार्ट में इसको समाप्त कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।